देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है कुपोषण जनित रोगों के बारे में ही आज हम लोग जो है अपनी प्रश्नोत्तरी को लेकर के आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो हमारा होगा, एमसीक्यू जो होगा वो कुपोषण से संबंधित बीमारियों के ऊपर ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्वाशियोरकॉर सामान्यतः कितने वर्ष के बच्चों में होता है? ए है 1 से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष, सी है 1 से 4 वर्ष और डी है 3 से 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, 1 के आगे ए बी सी या डी मेंशन करेंगे। 1 लिखेंगे, 1 के आगे ए बी सी या डी मेंशन करेंगे। ठीक है, चलें देखें, क्वाशियोरकॉर सामान्यतः कितने वर्ष के बच्चों में होती है? तो ये यदि हम लोग देखने की कोशिश करें, देखो ये बीमारी है और इस बीमारी से जब बच्चा ग्रसित होता है, जब इस बीमारी से बच्चा ग्रसित होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी झुर्रीदार हो जाती है। क्या होती है? थोड़ी झुर्रीदार हो जाती है। बच्चा चिड़चिड़ापन लिए हुए होता है, हमेशा चिड़चिड़ा जो है वो स्वभाव उसका देखा जाता है। एंड ये जो स्किन है, चूंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि झुर्रीदार हो जाती है, झुर्रीदार होने के बाद जो है कई बार ऐसा होता है कि स्किन जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगती है। ड्राई होकर के, रफ होकर के कुछ ना कुछ ऐसे पपड़ियों जैसी संरचना जो है वो दिखने लगती है। ठीक है, कुछ स्किन पे जो है इस तरीके से पपड़ियों जैसी संरचना जो है वो दिखने लगती है। और ये जो है किस अवस्था में होती है? तो ये पहला जो क्वेश्चन हमने लिया, क्वाशियोरकॉर सामान्यतः कितने वर्ष के बच्चों में होता है, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा में पूछा गया है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा 1 से 4 वर्ष। जिस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था वहां पे 1 से 5 वर्ष ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, 1 से 5 वर्ष जो है ऑप्शन दिया गया था। तो कई बार कुछ परीक्षाओं में जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस जो आपके इधर उधर थोड़ा सा होते हैं, आप करेक्ट आंसर के साथ जो है, जो नियरेस्ट वन होता है, जो सबसे पास का आंसर आपको प्रतीत होता है, आप हमेशा उसको टिक करके आएंगे। ठीक है ना, आप हमेशा उसको टिक करके आएंगे। तो ये जो है आपका आया हुआ प्रश्न है। पहले जो है इस प्रश्न को पूछा गया था और ये आया हुआ प्रश्न जो है मैं आपको करा रही हूं। जो आया हुआ प्रश्न था उसमें ऑप्शन 1 से 4 वर्ष की जगह 1 से 5 वर्ष मेंशन किया गया था। 1 से 5 वर्ष मेंशन किया गया था। तो 1 से 2 वर्ष ये तो गलत ही है, क्योंकि 2 वर्ष से ज्यादा के बच्चों को भी ये होता है। 2 से 6 वर्ष की बात करते हैं तो 4 वर्ष से ऊपर है ही नहीं। तो ये जो 6 यहाँ पे लिखा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये गलत हो गया। 3 से 7 वर्ष देखें, अब ये तो मतलब 4 से बहुत ऊपर हो गया। ये जो 7 इयर्स है, ये 7 इयर्स तो बहुत ऊपर हो गया। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 1 से 4 वर्ष करेक्ट है और जिस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था उसमें 1 से 5 वर्ष था, तो भी ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1 वर्ष से स्टार्ट हो रहा है और लगभग जो है 5 वर्ष तक जा रहा है। तो यहाँ पे 2 से 6, यदि यही 1 से 6 लिखा होता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट आपके मन में होता। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। कुछ जो है ये फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी समझाया, जो बच्चियां रेगुलर क्लास में अभी क्लास कर रही हैं, हमारा ये टॉपिक ही इस समय चल रहा है आहार पोषण में, जो है हम लोग माल न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ, माल न्यूट्रिशन से जितने भी प्रश्न है, इनफैक्ट जो हमारा पोषण है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी फैक्ट आधारित आएंगे। सारे के सारे फैक्ट पर ही आधारित होंगे और जिनको आपको याद करना ही होगा। बेटा आपको याद ही करना होगा, इनको बिल्कुल घोटा मार जाओ। आपकी क्वाशियोरकॉर सामान्यतः कितने वर्ष के बच्चों में होता है, एकदम रट जाओ, इसको रट जाओ 1 से 4 वर्ष में। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, रतौंधी नामक रोग का मुख्य कारण आहार में किसकी कमी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रतौंधी नामक रोग का मुख्य कारण आहार में किसकी कमी है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन की? 2 लिखेंगे, आगे ए बी सी या डी लिखेंगे। 2 लिखेंगे, आगे ए बी सी या डी लिखेंगे। रतौंधी नामक रोग का मुख्य कारण आहार में क्या है? तो आहार में जो है वो विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए की कमी जो है जब होती है तो व्यक्ति जैसे जैसे जो है सूर्यास्त होने का समय होता है, जैसे जैसे जो है सूर्य अस्त होता रहता है या उसकी रोशनी में जैसे जैसे कमी होती रहती है, क्रमशः व्यक्ति के दिखाई देने में भी वैसे ही क्या होती है, धीरे धीरे कमी होने लगती है। लेटर ऑन आगे चल के
जो व्यक्ति इस तरह के डिफिशियंसी का शिकार होता है, वो क्या होता है, या तो अंधेरे में पूरी तरीके से देख नहीं पाता है, या फिर जो तेज अंधेरे से कम अंधेरे की तरफ यदि जाता है, तो एकदम से जो है, यदि तेज अंधेरे से बिल्कुल अंधेरे में गया या फिर कम अंधेरे में गया, तो एकदम से जो है उसकी आंखों के आगे जो है वो अंधेरा सा छाने लगता है, ठीक है ना। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है, उसको एकदम से जो है बहुत मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है वो, यूं कह लीजिए। और इस विटामिन की कमी यानी कि विटामिन ए की कमी से जब कोई व्यक्ति रतौंधी से प्रभावित होता है, तो कहीं ना कहीं रात के समय उसको ड्राइविंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो रतौंधी के संबंध में जो है ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को जो है अपने दिमाग में रख लीजिए, इससे ज्यादा रतौंधी में कुछ है नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तो हमेशा नहीं पढ़े हुए हैं तो लगेगा यार क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल रट लेना है, और क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है ना, कहीं पे भी बाहर से नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो है इस तरीके से इस कदर रट लेना है, इनका घोटा मार लेना है। आप आम का पन्ना बना करके पी जाइए, गर्मी बहुत है तो बिल्कुल इनका आम का पन्ना बनाइए और इनको घोट जाइए, आप पी जाइए, इनको पच जाएगा ये, ठीक है ना। रतौंधी नामक रोग का मुख्य कारण क्या है, आहार में विटामिन ए की कमी। तो जब ये कमी होती है तो इस तरह से विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए हमें कुछ जो है वो भोज्य तत्वों को अपने आहार में शामिल करना होता है। गाजर का प्रयोग करें, चीज का प्रयोग करें, आवाकाडो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का, लेकिन चूंकि भारत में बहुत कम मिलता है और जहां मिलता है वहां महंगा मिलता है, बट फिर भी बहुत इफेक्टिव होता है। चना है, अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, अंडे हैं, देन आपके खरबूजे के बीज हैं, राजमा है, ब्रोकली है, जो कि हमारे यहाँ भर भर के मिलता है। सर्दियों के समय जो है हम लोग खूब अच्छे से जो है भारत में ब्रोकली जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो विटामिन ए डिफिशियंसी है रतौंधी, तो उसको दूर करने के लिए इस तरीके से विटामिन ए युक्त आहार यदि व्यक्ति को दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है या जो प्रभाविकता है व्यक्ति के अंदर रतौंधी की, वो कम किया जा सकता है और धीरे धीरे उसको खत्म भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियों का नष्ट होकर के बच्चों का शरीर कंकाल मात्र रह जाना किस रोग का लक्षण है? सूखा रोग, क्वाशियोरकॉर रोग, मैरिस्मस या स्कर्वी? 3 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे? 3 लिखेंगे, उसके बाद ए बी सी या डी लिखेंगे। देखें, मांसपेशियों का नष्ट होकर के बच्चों के शरीर कंकाल मात्र रह जाना किस रोग का लक्षण है? तो यह है मैरिस्मस। कौन सा रोग है ये है मैरिस्मस। मैरिस्मस के अंदर जो है, जो बच्चा है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होकर के जो शरीर का जो ढांचा है, जो कंकाल है, मतलब जो हड्डियां हैं, वो पूरी तरीके से जो है वो विजिबल होने लगती हैं बच्चों की। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से इस बच्चे को आप देखिए, ये मैरिस्मस का शिकार है, और इस बच्चे की यदि अस्थियों को आप देखेंगे, ये अस्थियां जो है ये पूरी तरीके से, मांसपेशियां इसके ऊपर से जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। अस्थियों को जो है वो पूरी तरीके से जगह जगह जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब ये पैर आप देखिए, ये पैर कितने पतले हैं। यदि पूरी मांसपेशियां इनके ऊपर होती हैं तो ये जो पैर हैं ये मोटे, अच्छे खासे मोटे, यहाँ पे यदि हम लोग जांग की बात करें तो जंघे भी जो है मोटे मोटे होते हैं, लेकिन मांसपेशियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। केवल शरीर जो है वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मैं यदि यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, तो इस तरह से जो है बच्चे का शरीर जो है वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो मांसपेशियों का नष्ट होकर के बच्चों का शरीर कंकाल मात्र रह जाता है, किस रोग का लक्षण है? तो याद रखेंगे सी है मैरिस्मस का। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कौन सा नंबर का क्वेश्चन किया? तीसरा किया। चलें 4थे नंबर का क्वेश्चन, क्वाशियोरकॉर बीमारी अधिकांशतः उन बच्चों में होती है जिनके आहार में किसकी मात्रा पर्याप्त नहीं मिलती? 4 लिखेंगे, देन ए मांस, बी मछली, सी दूध और डी अंडा। क्विकली आंसर करेंगे। 4 का ए बी सी या डी आंसर करेंगे। 4 का ए बी सी या डी। चलें, यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा,
दूध होगा। क्वाशरक्योर जो बीमारी होती है, बीमारी अधिकांशतः उन बच्चों को होती है जिन बच्चों को प्रॉपर्ली जो है दूध की मात्रा नहीं मिलती है। ठीक है, दूध की जितनी मात्रा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आयु के अनुसार, है ना, और अवस्था के अनुसार। तो आयु की यदि हम लोगों ने बात की तो जैसे 2 से 4 वर्ष, तो यहाँ पे जो है अलग अलग लेवल पे जो है दूध की जो आवश्यकताएं वो अलग अलग है। 2 वर्ष पे अलग है, 2.5 वर्ष पे अलग है, 3 वर्ष पे अलग है, 3.5 वर्ष पे अलग है। देन अवस्थाओं की भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। 2 साल का बच्चा, देन 2.5, 3, थोड़ा थोड़ा जो है बच्चा स्कूल जो है वो जाने लगता है। तो अलग अलग जो है वो कार्यशैली, क्रियाशीलताएं भी जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो अवस्थाओं के अनुसार, आयु के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार जो आवश्यकताएं होती है वो भिन्न भिन्न होती हैं। और उन आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं होती है, जितनी रिक्वायर्ड जितनी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को यदि फुलफिल नहीं किया जाता है, तो ऐसे डिफिशियंसी के कारण जो है बच्चा क्या होता है, क्वाशरक्योर बीमारी का शिकार हो जाता है। तो दूध की मात्रा आहार में प्रॉपर जब नहीं होता है तो ऐसे बच्चे अधिकांशतः जो है इस बीमारी के क्या होते हैं, शिकार होते हैं। तो भैया ध्यान रख लो, जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। आप जो है वो संभल करके उनकी आयु के अनुसार जो प्रस्तावित मात्रा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आरडीए चार्ट आपसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है, घर का कोई सदस्य नहीं पढ़ता होगा। आप गृह विज्ञान पढ़ रही हैं, आप अपने बच्चे को प्रॉपरली चार्ट के अनुसार दूध पिलाया कीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एक मानक के अनुसार व्यक्ति रक्ताल्पता से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, एक मानक के अनुसार, एक मानक माना गया और उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है वो रक्ताल्पता से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसका रीजन क्या होगा? यदि प्रति 100 ml, ठीक है, 100 मिलीलीटर रक्त में डैश 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 कितने से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद हो। तो 5 लिखेंगे, ए 8 मिलीग्राम, बी 10 मिलीग्राम, सी 12 मिलीग्राम और डी 14 मिलीग्राम। तो 5 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे। एक मानक के अनुसार व्यक्ति रक्ताल्पता से प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझो रक्ताल्पता क्या है। कितने तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या है ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम एनीमिया। क्या होता है? ये होता है एनीमिया, जिसका शिकार ज्यादातर जो है महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां पूरे टाइम आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, एनीमिया की शिकार। तो एनीमिया का क्या कॉन्सेप्ट निकलता है? ठीक है, नॉर्मल यदि साधारण शब्दों में देखें तो हम साधारण शब्दों में कहते हैं शरीर में रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी। जब साधारण रूप में हम लोग देखते हैं ना, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कोई कहता है एनीमिया हो गया, तो आप किसी से बात करेंगे तो वो व्यक्ति कहेगा अच्छा खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई। तो ये तो साधारण भाषा में हम लोग कह रहे हैं। जबकि हम लोग शरीर विज्ञान के कॉन्सेप्ट से देखें, शरीर विज्ञान के अनुसार यदि हम लोग देखें तो ये होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, क्या होता है ये? रक्त के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी जो है ये क्या होती है? एनीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। तो ये जो है वो दो कॉन्सेप्ट हैं, ये तो साधारण बोलचाल की भाषा में, और ये जो हम पढ़ लिख रहे हैं भैया किताबी जो हमारी भाषा है, जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में यदि जाते हैं तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो है मानक जो है ये माना गया है कि प्रति 100 ml रक्त, जो प्रति 100 ml मतलब कि 100 ml जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो है यदि 14 मिलीग्राम से कम जो है वो ग्लोबिन होता है तो व्यक्ति जो है वो क्या होता है? रक्ताल्पता का शिकार होता है। ठीक है, क्या होता है? रक्ताल्पता का शिकार होता है। कितने मिलीग्राम? 14 मिलीग्राम। इसको क्या माना गया है? मानक माना गया है। 14 से कम यदि होता है, स्पेशली यदि हम लोग औरतों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो 14 से कम 13 तो ठीक है, लेकिन 12-11 आते ही जो है उनकी हालत खराब होने लगती है। ठीक है, पुरुषों की बात करें तो उनका 14 से 13 तक के बीच में जो है उनका लगभग रहता है। यदि उनका 12 से कम आता है तो उनकी हालत खराब होने लगती है। तो ये जो है मानक जो माना गया है बेटा 14 mg है, बहुत
बहुत बेसिक क्वेश्चन है और तुम्हारे बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बस मोटी मोटी किताबें लेकर के अपने घर को लाइब्रेरी बना रखा है। और मैं 20 बार बोल चुकी हूँ, 25 बार बोल चुकी हूँ, टीजीटी पीजीटी आरपीएस से स्कूल लेक्चरर केवल और केवल जो आपकी शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनका घोंटा ढंग से मारो, आपका वहीं से क्लियर होने वाला है। लेकिन आप फालतू के नोट्स बनाए जाते हो, पीडीएफ चाहिए आपको, सारे वीडियो देखने होते हैं आपको, और जो बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक जो आपके पास मौजूद है, आप उसको ढंग से फोकस में नहीं लेते हो। 12 से 16 नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है 12 से 16 नहीं दिया गया है, ठीक है ना, 12 से 16 नहीं दिया गया। यदि आप 12 से 16 के बीच की भी बात करें तो भी यहाँ पे 12 से 16 नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोला था कि यदि कभी इस तरह के कंफ्यूजिंग जो है वो आपके सामने कुछ डेटाज आए, कुछ आंकड़े आए, कोई यदि कुछ इस तरीके के कंफ्यूज करने वाले तथ्य हैं, तो भी आप नियरेस्ट को खोजिए। अब आपके अनुसार यदि जाते हैं, चलिए 12 से 16 की भी यदि हम लोग बात करते हैं तो 12 से 16 के बीच में क्या आ रहा है, ये जो बीच का डैश है यहाँ पे 14 ही तो आ रहा है ना। तो यदि आपके अनुसार चलें तो भी ये सही है, आपकी किताब के अनुसार चलें तो भी ये सही है, और मेरी जानकारी के अनुसार चलें तो भी ये सही है। 14 mg इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। एक मानक के अनुसार व्यक्ति रक्ताल्पता से प्रभावित हो सकता है यदि प्रति 100 ml रक्त में 14 मिलीग्राम से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा मौजूद हो, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन। सूखा रोग से प्रभावित होने वाले बच्चे अधिकांशतः होते हैं, सूखा रोग से प्रभावित होने वाले बच्चे अधिकांशतः होते हैं कितने माह के, 3 से 10 माह के, ए, बी है 1 से 5 वर्ष तक के, सी है 6 माह से 2 वर्ष तक के, और डी है 1 माह से 7 वर्ष तक के। क्विकली आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, ए बी सी या डी मेंशन करेंगे। यहाँ पे सूखा रोग से प्रभावित होने वाले बच्चे अधिकांशतः होते हैं, तो सूखा रोग से प्रभावित होने वाले बच्चे जो है वो 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 माह से 2 वर्ष तक के जो है वो बच्चे होते हैं। इनमें जो है अस्थियों का विकास जो है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है। यदि हम लोग पैरों की बात करें, पैरों से जो है वो ये सिर से जो है इस तरीके के विकार जो है वो आरंभ होते हैं, सिर से विकार आरंभ होते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पैरों पे पड़ता है, ठीक है ना, सूखा रोग का प्रभाव जो है बच्चों के पैरों पे पड़ता है। बच्चों के पैरों पे इस तरीके से जो है, चूंकि पूरा वजन जो है, जो पूरा शरीर का वजन है, पूरा हमारा जो बॉडी का वेट है, वो पूरा बॉडी का वेट जो है हमारा कौन देखता है, कौन सहन करता है, तो हमारे जो पैर होते हैं वो पैर ही सहन करते हैं। तो जो वेट है वो पूरी तरीके से, चूंकि अस्थियां जो है वो विकृत हो गई हैं, अस्थियां क्या हो गई हैं, विकृत हो गई हैं। अस्थियों के विकृत होने के कारण जो शरीर का जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट जो है वो पैर पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो उस वेट को लेने के लिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग शेप में जो है, जब वो वेट लेना चालू करते हैं तो जो ये नीचे पैर की स्थिति हम लोग देखते हैं, ये जो आप पैरों की स्थिति देख रहे हैं, उस वेट को लेने के कारण कोई इधर से मुड़ गया, कोई इधर से मुड़ गया, कोई यहाँ से मुड़ गया, कोई यहाँ से मुड़ गया, और ये जो पंजे हैं ये बहुत चौड़े होते जाते हैं। जो नॉर्मल सिचुएशन है, जो सामान्य अवस्था है, उस सामान्य अवस्था से ये पंजे क्या होते हैं, सामान्य अवस्था से जो है ये बहुत चौड़े हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ये आप देखिए, ये बैंड हो गया, ये तो पूरी तरीके से पीछे की तरफ जो है वो क्या हो गया, पैर बैंड हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चे सूखा रोग से जो है वो ग्रसित होते हैं, ठीक है, बच्चे जो है सूखा रोग से ग्रसित होते हैं। तो क्वेश्चन था सूखा रोग से प्रभावित होने वाले बच्चों की बच्चे अधिकांशतः होते हैं, याद रखेंगे 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। 7 पे आते हैं। कुपोषण के प्रभाव से होने वाला वह कौन सा रोग है, कुपोषण के प्रभाव से होने वाला वह कौन सा रोग है जो वयस्कों के साथ साथ बच्चों में भी पाया जाता है, मतलब ऐसा रोग जो बड़ों में भी हो रहा है और बच्चों में भी हो रहा है। 7 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे, रिकेट्स, स्कर्वी, क्वाशियोर और मैरस्मस। क्विकली आंसर करेंगे। 7 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे। कुपोषण के प्रभाव से होने वाला वह कौन सा रोग है जो वयस्कों के साथ साथ बच्चों में होता है। अभी हमने डिस्कस किया, हमने जो है वो बात किया, अभी सूखा रोग की हम लोग बात कर रहे थे ना, ठीक है, ये क्या है, रिकेट्स है, और इसकी हमने बात की तो 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों में हो रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो होगा नहीं क्योंकि बच्चों में ही है।
6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये बच्चों में ही हो गया। देन क्वाशियरक्योर की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो है आपका हो रहा था 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों में, तो ये भी जो है वो क्या हो गया, बच्चों में ही है। मेरास्मस की यदि हम लोग बात कर रहे थे, तो ये भी जो है वो बच्चों में होने वाला ही रोग है। देन उसके बाद जो है स्कर्वी की यदि हम लोग बात करते हैं, स्कर्वी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्कर्वी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों में भी होता है और वयस्कों में भी होता है। ठीक है, बच्चों और वयस्कों दोनों में ही जो है ये होता है। यदि हम लोग स्कर्वी की बात करें, तो स्कर्वी होने पर जो है कहीं ना कहीं जो दांत है और मसूड़े हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हमें नजर आते हैं। और इनके साथ साथ जो स्किन है, स्किन के अंदर भी जो है, जैसे जहां जहां पे भी, जैसे ये नाखून वाला पार्ट है, जैसे ये हमारे नेल्स होते हैं, तो नेल्स के पास वाला जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। तो यहाँ ये पार्ट भी स्वेल हो करके यहाँ से भी जो है वो ब्लड निकलने लगता है। साथ ही साथ जो दांत है, हमारे दांत की जड़ें और मसूड़े, मसूड़े सर्वाधिक इसमें प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं इसमें, मसूड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब मसूड़ों में जो दांत की जड़ें हैं, जब वो प्रभावित होते हैं, तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं। बड़ों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब मसूड़े जो है वो प्रभावित होते हैं, तो मसूड़े धीरे धीरे जो है वो फटने लगते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फटने लगते हैं। और मसूड़ों के फटने के कारण, उस फटने में जहां जहां से जो है वो मसूड़े फटते हैं, वहां वहां से रक्त का रिसाव आरंभ हो जाता है। ठीक है, वहां से क्या होता है, रक्त का रिसाव आरंभ हो जाता है, वहां से खून निकलने लगता है। तो इस प्रकार से जो स्कर्वी रोग है, वो बच्चों में भी पाया जाता है और बड़ों में भी पाया जाता है। इनके लक्षण जो है वो अलग अलग होते हैं, उपचार भी जो है इनके लिए अलग अलग रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी हम लोग थे 7वें नंबर के क्वेश्चन में, 8वें नंबर में आते हैं। रिकेटी रोजेरी का संबंध होता है, रिकेटी रोजेरी का संबंध होता है। 8 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे। मांसपेशियों से, पसलियों की हड्डी से, कोशिकाओं के संकुचन से, या पसलियों की हड्डी और उपास्थि से। क्विकली आंसर करेंगे 8 का, ए बी सी या डी। रिकेटी रोजेरी की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है बेसिकली, जैसा मैंने अस्थि विकृति की आप लोगों से बात की थी, ठीक है, यानी कि सूखा रोग की हम लोगों ने बात किया था, उसके अंदर यदि हम लोग देखते हैं, तो जो पसलियां होती हैं, पसलियों की हड्डी और जो उपास्थि के जोड़ होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो पसलियों की हड्डी होती है और उपास्थि के जो जोड़ होते हैं, इन जोड़ों पे जो है गोल गोल सी जो है, जहां जहां जोड़ हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जोड़ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जोड़ है, तो जोड़ का ये जो गोल सा सिरा जो यहाँ पे बन रहा है, ये क्या होता है, उभर जाता है। क्या होता है, उभर जाता है। तो इस उभरे हुए भाग को ही, इस जोड़ के उभरे हुए भाग को ही हम रिकेटी रोजेरी के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है हमारे पसलियों की हड्डी और उपास्थि से होता है। फैक्ट आधारित क्वेश्चन है, याद कर लेंगे बिल्कुल। आई होप यदि समझ के आप आंसर कर रहे हैं, देन वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं समझ में आया तो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर ली, अब आप इनके फैक्ट को बिल्कुल याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 8 हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्कर्वी की आरंभिक अवस्था में, स्कर्वी जो रोग हमने देखा था, विटामिन सी डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे हम लोग, कि आरंभिक अवस्था में वयस्क व्यक्ति को एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। कितने ml प्रतिदिन दिया जाता है, ए 50 ml, बी 100 ml, सी 200 ml और डी है 25 ml। तो 9 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे क्विकली। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए ना, प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए स्कर्वी की जो आरंभिक अवस्था होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली स्कर्वी के उपचार से रिलेटेड है। ठीक है ना, स्कर्वी के उपचार से संबंधित है। तो
तो इस उपचार के संबंध में यदि हम लोग देखें तो जो व्यक्ति जो है स्कर्वी से प्रभावित होता है, जो व्यक्ति स्कर्वी से प्रभावित होता है, इससे जो इसके जो प्रभाव में होता है, उस व्यक्ति को प्रतिदिन 1 सप्ताह तक क्या दिया जाता है, 100 ml का जो है एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है स्कर्वी की आरंभिक अवस्था में, यहाँ देखें वयस्क की बात की गई है, यहाँ पे जो स्कर्वी वयस्क को हुई है उसको दिया जाने वाला एस्कॉर्बिक एसिड जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में उसको दिया जा रहा है, कितना दिया जाएगा, तो ये 100 ml क्या होता है, प्रतिदिन जो है वो दिया जाता है। ये क्या किया हमने, वयस्क की बात की। यहीं पे मैं आपसे बात कर लेती हूँ, यही यदि वयस्क की जगह बच्चे को होता, ये स्कर्वी जो है ये बच्चे को होता, तो बच्चे को भी जब हम लोग इसका उपचार करते तो प्रतिदिन 1 सप्ताह तक लगातार प्रतिदिन हम उसको एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, और वो कितना देंगे, तो वो हम देंगे 50 ml। ठीक है, याद रखेंगे। ये तैयार हो गया आपको। जब स्कर्वी का इलाज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बड़ों में लक्षण भी अलग होते हैं तो उपचार भी अलग होंगे, छोटों में लक्षण अलग होते हैं, बच्चों में आई मीन टू से, तो उसके उपचार भी अलग होंगे। तो यदि बड़ों में जो है स्कर्वी होता है, हम उसका उपचार करते हैं, तो आरंभिक अवस्था में जो पहले जो स्टार्टिंग का जो हम लोग उसका जो उपचार कर रहे होते हैं, उस उपचार के दौरान एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। वयस्कों में 100 ml पर डे दिया जाएगा लगातार 1 सप्ताह तक, और बच्चों में 50 ml पर डे दिया जाएगा लगातार 1 सप्ताह तक। ठीक है ना, याद रखेंगे आप, ये भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, मेरी बात याद रहेगी, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नहीं तो फिर दिमाग से ऐसे ही निकलेगा। चलिए, नोट भी कर रहे हैं, ओके, नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। देन 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, स्कर्वी से प्रभावित बच्चों के उपचार में मुंह से दिया जाने वाला विटामिन सी की मात्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे, 50 ml पर डे, देन 100 ml पर डे, 150 ml पर डे, या 200 ml पर डे। देखो बेटा, जो पिछला क्वेश्चन था ये भी स्कर्वी के उपचार से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग वयस्कों के उपचार के संबंध में बात कर रहे थे, और हमने बात की थी कि प्रतिदिन जो है जो आरंभिक अवस्था होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आरंभिक अवस्था में, स्टार्टिंग की अवस्था में वयस्कों को एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो दिया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 100 ml पर डे बड़ों को, 50 ml पर डे बच्चों को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा ये आपके सामने है, इसमें स्कर्वी से प्रभावित पहली बात तो ये कि बच्चों की बात की जा रही है, दूसरी बात ये है यहाँ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है मुंह से दिया जाने वाला विटामिन सी। मुंह से दिया जाने वाला विटामिन सी यानी कि कैप्सूल फॉर्म में होगा, गोली होगा, या कोई पाउडर होगा, किसी भी तरीके से जो है, या चुएबल कोई टैबलेट होगी जो चबाने वाली होगी, तो कैसे दिया जा सकता है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, नॉट टैबलेट वगैरह, ये जो है ml में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये पीने के लिए जो है वो दिया जाएगा, तो मुंह से जो है वो कितना दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 100 ml पर डे होगा। 100 ml पर डे किसका होगा, बच्चों का होगा। और ये कब दिया जाता है, जब आरंभिक अवस्था में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम एस्कॉर्बिक एसिड का दे रहे हैं, जिसको हमने कहा कि 1 सप्ताह तक लगातार देना है, तो 1 सप्ताह तक लगातार जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के बाद 1 महीने तक प्रतिदिन 100 ml जो है वो क्या देना होता है, बच्चों को जो है वो विटामिन सी मुंह से देना होता है। ठीक है, ये कितना है, बच्चों में जो है ये 100 ml कब तक देना होता है, 1 माह तक। और यही यदि वयस्कों की बात करें तो वयस्कों को जो है जो मुंह से हम विटामिन सी देंगे वो देंगे 500 ml। कितना देंगे, 500 ml देंगे। आई होप जो है आप लोगों का ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन था। 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। बुलिमिया नर्वोसा है क्या है, 11 नंबर है ये। रिकेट्स, स्कर्वी,
अतिसार या एनीमिया। आई मीन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख करके, ऑप्शंस को देख करके आपको समझ में आ गया होगा, इनमें से कोई एक नाम ही है बुलिमिया नर्वोसा। तो क्या होता है, क्विकली आंसर करेंगे। 11 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे। बुलिमिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा जो है एक तरीके से जो है ये पेट से संबंधित है, ठीक है। तो जब पेट से संबंधित है तो रिकेट्स तो होगा नहीं, है ना, स्कर्वी भी होगा नहीं, एनीमिया भी होगा नहीं, ये ब्लड से संबंधित है, ठीक है, ये ब्लड से संबंधित है, ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अतिसार है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, अतिसार है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा का संबंध है, बताएं। अधिक खाने से, भूख से ग्रस्त होने से, संतुलित भोजन से, या इनमें से कोई नहीं। 12 लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे। 12 ए बी सी या डी। एनोरेक्सिया नर्वोसा का संबंध जो है भूख से ग्रस्त होने से होता है, ठीक है ना। जो लोग जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भूख लगती है, जब उसको भूख लगने पे खाना नहीं खा पाते हैं, तो बाद में जब वो खाना खाने जाते हैं, तो चूंकि भूख लगने के समय उन्होंने खाना नहीं खाया, बाद में जब खाना खाने जाते हैं तो वो जो क्वांटिटी होती है खाने की ना, वो एग्जैक्टली भूख लगने पे जितना खा सकते थे उतना वो बाद में नहीं ग्रहण करते, और धीरे धीरे ये चीजें चलती रहती हैं, और कहीं ना कहीं ये बोलते हैं ना अनिच्छा में कन्वर्ट हो जाती है। हम एक इच्छा से खाते हैं और एक हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा चलो नहीं खाया, खा ले, इस तरह का। और स्पेशली महिलाओं के साथ तो इस तरह के ये जो तथ्य हैं ये लगे ही रहते हैं। ये इस तरह के तथ्य या इस तरीके की ये जो डिफिशियंसी के कारण ये जो अवस्थाएं हैं ना, ये महिलाओं के साथ तो लगे ही रहते हैं। वो सोचती हैं अभी खा लूंगी, तभी खा लूंगी। तो भूख से ग्रस्त होने पर जो है इस तरीके की जो है वो बीमारी कुपोषण के कारण हमें देखने में मिलती है। नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। रिकेट्स के लिए सर्वाधिक उत्तम स्रोत है, बहुत आंसर इजी है, मतलब बहुत सरल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है आप लोग आंसर इसका कर पाएंगे। ये भी प्रश्न जो है वो आया हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा में। पहले जो है ये प्रश्न एज इट इज आ चुका है विथ ऑप्शनल, ये ऑप्शन, ये सेम ऑप्शन के साथ आया हुआ है। तो 13 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे, ठीक है। 13 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे। सरल है, आया हुआ है, गारंटी लेती हूं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, गारंटीड आप कंफ्यूज होके आंसर करेंगे। रिकेट्स के लिए सर्वाधिक उत्तम स्रोत है, जैसा कि रिकेट्स हम लोगों ने बात की थी, सूखा रोग या अस्थि व्याधि जिसे हम लोग कहते हैं, अस्थि से संबंधित ये रोग है, तो हड्डियों से संबंधित रोग है। तो इसके लिए जो है हमें जो है इसके उपचार के लिए या इसकी कमी को पूरा करने के लिए, इस डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए, या इस तरह के कुपोषण को वापस सुपोषण में कन्वर्ट करने के लिए जो है क्या स्रोत सबसे अच्छा होगा। अब यहाँ पे विटामिन डी युक्त आहार, ऐसा आहार जो विटामिन डी से युक्त हो, यदि हम जो है ऐसे बच्चों को देते हैं, चूंकि रिकेट्स बच्चों में ही हो रहा है तो हम बच्चों को देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का कुपोषण जो है वो सुपोषण की तरफ अग्रसर होगा। तो ये जो है एक मायने में सही है। सूर्य की किरणें कहीं ना कहीं विटामिन डी का जो है वो स्रोत मानी जाती हैं। तो सूर्य की किरणें यदि हम लोग प्रातःकालीन धूप जो होती है, सूर्य की जो धूप है, यदि हम लोग उसमें बच्चे को रखते हैं तो हड्डियों के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छी मानी जाती है। विटामिन डी की गोलियां, विटामिन डी की यदि गोलियां हम लोग खिलाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो कुछ लोगों ने जो आंसर दिया है, ये जो ऊपर ऊपर से हमने सोचा कि रिकेट्स के लिए स्रोत है, ठीक है, ये वाला जो है, ये पॉइंट जो है, यदि इन्होंने इसको छोड़ा, तो यदि रिकेट्स के लिए स्रोत की बात करें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है उन्होंने जो है ये सोच करके दिया है, लेकिन प्रश्न को पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करें। मैंने आपको बोला था ना, सरल प्रश्न है लेकिन फसाऊ है, ठीक है ना, सरल है लेकिन व्यक्ति जो है वो फंसता उसी में है जो देखने में सबसे सीधा, सिंपल, सरल लगता है। तो यहाँ पे आपको तो लगा कि रिकेट्स के लिए स्रोत है, आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि सर्वाधिक उत्तम स्रोत की बात की जा रही है, सर्वाधिक उत्तम स्रोत की बात की जा रही है। तो उत्तम तो ये 3 नहीं हो सकते ना, उत्तम तो कोई एक ही हो सकता है। सर्वाधिक उत्तम दैट मीन्स सर्वोत्तम, सर्वाधिक उत्तम दैट मीन्स सर्वोत्तम। तो सर्वोत्तम की बात की जा रही है। प्रश्न के हिसाब से यदि हम लोग जाएंगे, इस प्रश्न के हिसाब से यदि हम लोग जाएंगे, तो सर्वाधिक उत्तम स्रोत जो होता है वो होता है सूर्य की किरणें,
क्या होती हैं? सूर्य की किरणें रिकेट्स के लिए सर्वाधिक उत्तम स्रोत होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें। प्रश्न जो है परीक्षा में ये आया हुआ था। इस प्रश्न को लेकर के मैंने उस समय पे, चूंकि टेलीग्राम ग्रुप्स इतने ज्यादा नहीं थे, फेसबुक के ग्रुप्स में बहुत ज्यादा मैंने देखा था, और लोग जो है कमीशंस को, मतलब लड़कियां जो है, लड़कियों के मैंने अपशब्द देखे थे कि कुछ आता तो है नहीं, पेपर पता नहीं किससे सेट करवा देते हैं, कुछ पता नहीं है, ये भी होता है, वो भी होता है। अरे आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, प्रश्न तो को पढ़ा करो कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न ना ठीक से पढ़ने की वजह से, जो आपसे पूछा जा रहा है ये ठीक से ना जानने की वजह से आप आंसर गलत करके आ जाते हो, आप ओएमआर शीट बाकायदे मैच करते हो, आप सही सही अपने सारे क्वेश्चंस को टिक करते हो, और आप बोलते हो 120 में से मेरा 110 सही है। और जब करेक्ट आंसर शीट आती है और 10 क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो पेपर बनाने वाले दुनिया के सबसे पागल इंसान है। ऐसा नहीं होता है, वो पागल इंसान नहीं है। आपने इसको पकड़ा नहीं, आपकी आदत नहीं है सही ढंग से पकड़ने की, ठीक है? आपको क्वेश्चन सही ढंग से पकड़ने की आदत नहीं है। आप पेपर बनाने वाले को पागल नहीं कह सकते हैं, ठीक है? अब से ये बात ध्यान रखिएगा। मेरी क्लास यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी क्लास यदि आप सुन रहे हैं, कम से कम ये बच्चे जो है वो कहीं से भी किसी भी तथ्य पे जो है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि जब इजी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं पहले भी आपको बोलती हूँ, इजी पेपर देखते ही हम जो है वो क्या हो जाते हैं, वो किसी ने पूछा था ना, पुचकी बन जाते हैं, हम पुचकी गोलगप्पा बन जाते हैं, क्योंकि सरल क्वेश्चन आते हैं, हम बड़े फूले नहीं समाते हैं। लेकिन उस सरल में भी बेटा, जो चीज सरल आपको दिखती है, जो चीज बिल्कुल साधारण दिखती है, वो साधारण चीज कहीं ना कहीं आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्योंकि सरल होता तो फिर वो आपकी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में क्यों आ रहा है? वो तो 9th के क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए ना, आपके में क्यों आ रहा है? तो आपके में इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है उसमें। तो उस कॉम्प्लिकेशन को अपने को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों ने नो डाउट, अगर ये होता यदि सर्वाधिक उत्तम शब्द यहाँ पे मेंशन नहीं होता बेटा, तो डी करेक्ट होता। लेकिन जब यहाँ पे सर्वाधिक उत्तम मेंशन कर दिया गया है, तो इनमें से जो है वो सबसे उत्तम जो है आपको वो यहाँ पे छांटना है, ठीक है? क्या होगा? सूर्य की किरणें, ठीक है? रिकेट्स के लिए सर्वाधिक उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं। हालांकि रिकेट्स का यदि इलाज हम लोग करें, उपचार की यदि बात करें, तो विटामिन डी डिफिशियंसी है, हम चाहें तो हम बच्चे को जो एग भी दे सकते हैं, फिश भी दे सकते हैं, धनिया है, दही है, मटर है, यहाँ पे बीन्स है, चीज है, बहुत सारी चीजें ये सब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गोलियां भी हैं, विटामिन डी की गोलियां भी हैं। लेकिन प्रश्न में जो है सर्वाधिक उत्तम की बात की गई थी, तो सर्वाधिक उत्तम जो है वो सूर्य की किरणें होती हैं, जिसका 1 रुपया, नॉट अ सिंगल पेनी, आपको 1 रुपया भी कहीं पे पेमेंट नहीं करना होता है। सबके पास बराबर मात्रा में उपलब्ध है, उसको केवल और केवल आपको अपने पास आवश्यकता अनुसार लेना होता है। जबकि इनके लिए आपको एफर्ट्स करना है, मानसिक श्रम करना है, शारीरिक श्रम करना है, इनके लिए भी आपको मानसिक श्रम करना है, शारीरिक श्रम करना है। और वो सर्वाधिक उत्तम क्यों है? क्योंकि सर्वथा जो है वो मौजूद है, हर कोई अपने हिसाब से अपने प्रयोगों के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकता है, ठीक है? तो सर्वाधिक उत्तम क्या है? सूर्य की किरणें। नेक्स्ट आइए, हमने कौन से नंबर का क्वेश्चन किया? 13 नंबर किया। चलें 14 नंबर का क्वेश्चन। शरीर में रक्ताल्पता का कारण होता है, शरीर में रक्ताल्पता का कारण होता है। अगेन, रक्ताल्पता शब्द थोड़ा सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना, सुनने में, और यही सीधा सीधा एनीमिया लिखा हो तो हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? रक्ताल्पता का कारण होता है, 14 लिखेंगे, ए बी सी या डी लिखेंगे, ठीक है? विटामिन B12 की कमी, लौह खनिज की कमी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सबने बहुत करेक्ट आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपका जो है ये खत्म होते होते तक जो है वो करेक्ट पे पहुंच गए सब। शरीर में रक्ताल्पता का कारण होता है, एनीमिया का कारण होता है, विटामिन B12 की कमी भी होती है, लौह खनिज की कमी भी होती है, ठीक है? विटामिन B12 जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है, तो इसके कारण जो है वो क्या होता है? एनीमिया जो है वो हो जाता है। लक्षणों की यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो है वो थकान का अनुभव होता है, व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है। देन एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की कमी होने लगती है, एनीमिया के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, सिर दर्द होता है। देन जो है वो हमेशा जो है वो चक्कर आना या सिर घूमना जिसे हम लोग कहते हैं, इस तरह का व्यक्ति फील करता है। चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द होता है।
देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में जो है वो परेशानी होती है, और इंक्रीज हार्ट रेट, जो हृदय की गति है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। हृदय की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ये जो भारी भरकम शब्द है रक्ताल्पता, जिसे हम एनीमिया कह रहे हैं, ये कुछ लक्षण हैं। कुछ लक्षणों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। व्यक्ति को थकान होने लगता है, एनर्जी उसकी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है, बहुत कम रह जाती है, किसी भी काम को करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, सिर दर्द बना रहता है, सिर हमेशा घूमता हुआ सा रहता है, चक्कर आता है क्योंकि यहाँ पे वीकनेस है, हृदय की गति जो है उसकी तीव्र हो जाती है, छाती में कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है और सांस लेने में इसकी वजह से परेशानी होती है। और इसको दूर करने के लिए विटामिन बी 12 रिच डाइट जो है उस पर्सन के लिए जो एनेमिक है, उसके लिए हमें आहार में जो है वो शामिल करना होगा, जिसके लिए ये विटामिन बी 12 के बहुत अच्छे स्रोत हैं। वेज नॉनवेज दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं, वेज नॉनवेज दोनों ही दिख रहे हैं। लाल मांस है, फिश है, कलेजी है। देन वेज में आते हैं तो मशरूम है, चीज है, और ये जो बार्ली है इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मिनरल्स की यदि हम लोग बात करें तो मिनरल्स तो अल्टीमेट सोर्सेस के हिसाब से या बहुत सारे स्रोतों से जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हरी सब्जियां, ताजे फल, ये मिनरल्स के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। यहाँ पे कोई सी भी सब्जी, कोई सा भी फल आप देखिए, अंगूर है, फली है, प्याज है, आपका टमाटर है, सेब है, गोभी है, शिमला मिर्च है, केला है, अनानास है, अंगूर है, बहुत सारे जो ताजी सब्जियां, फल हैं, इनका प्रयोग करके विटामिन बी 12 की कमी हम इधर से पूरी कर रहे हैं एंड मिनरल्स की कमी हम इधर से पूरी कर रहे हैं। यदि इनकी कमी हम पूरी कर लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो खून की कमी है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, और शरीर विज्ञान की भाषा में हीमोग्लोबिन की जो कमी है, उस कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन में। ये हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कुपोषण के कारण होने वाला वह रोग जिसमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, क्रमशः कम हो जाता है, नॉट बंद हो जाता है, क्रमशः कम हो जाता है। स्कर्वी, एनीमिया, रतौंधी, सूखा रोग। क्विकली आंसर करेंगे, 15 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, ए बी सी या डी। चलें, आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। रतौंधी जो है वो क्या है, कुपोषण के कारण होने वाला वह रोग जिसमें रात में दिखाई देना क्रमशः कम हो जाता है, वो क्या है, रतौंधी है। यदि विटामिन ए डिफिशियंसी की हम लोग बात करें तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती जाती है, यानी कि सूर्य ढलना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को जो है वो दिखाई देना भी कम होने लगता है। मैंने इसके लक्षणों को आप लोगों को पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि एकदम से जो है तीव्र प्रकाश से व्यक्ति या तो एकदम से अंधेरे में जाए या फिर स्लो जो है वो लाइट में जब जाता है तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए जो है उसके आंखों के सामने जो है बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। एंड जो व्यक्ति रतौंधी से प्रभावित होते हैं, रात में उनको ड्राइविंग करने में और पढ़ने में कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए।